आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 14 संघीय संसद। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट वीडियो मेरे YouTube चैनल पे डाला हुआ है। ये मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रहा है और कंटिन्यू अभी इंडियन पॉलिटी भी लगातार चल रहा है, तो आप लोग इस लुसेंट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघीय संसद देखिए यहाँ दिया हुआ है, भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। ये अनुच्छेद 79 के तहत याद रखिएगा। सबसे पहले इसका एक ट्रिक भी है, सरला सरला से याद रख सकते हैं। संसद का जो आर्टिकल है वो हो जाएगा 79, रॉ से राज्यसभा, राज्यसभा 80, लोकसभा हो जाएगा 81। तो सरला से आप लोग याद रख सकते हैं। संसद कौन से आर्टिकल में है? 79 में है। रॉ से हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा 81 में। तो सरला से याद रखिएगा, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से मिलकर बनती है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 79 के तहत। अब देखिए राज्यसभा यहाँ पे पढ़ते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या जो है 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, जैसा कि अभी ने बताया अभी हमने। तो यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो अधिक से अधिक 250 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या पूछा भी जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 याद रखिएगा, 250। आगे देखिए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र जो है ये 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा जो है ये राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। भारत में जो है अभी पढ़े थे हम लोग कि भारत में राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और इसी प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। राज्यों के विधानसभा सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है इन सीटों का चुनाव किया जाता है। और इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। इसमें राज्य के विधायक क्या होते हैं? मतदाता होते हैं। और मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देता है। और जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना होता है, जो निम्नलिखित सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पे सूत्र दिया है कि कुल मतदान बटा में कुल विजयी उम्मीदवार +1 ब्रैकेट में +1 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है कुल मतदान बटे में कुल विजयी मतदान +1, उसके बाद ब्रैकेट बंद में +1 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया है? आगे है उदाहरण के लिए यहाँ देख लीजिए दिया हुआ है। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हो तो विजयी उम्मीदवार को, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट बंद है, 200 बटा में 4 +1 ब्रैकेट बंद +1 बराबर 200 बटा में 5 फिर +1 बराबर 40 +1 बराबर 41। ये हो जाता है सूत्र। इसी तरह निकाला जाता है और इतनी वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। जब मतगणना हो जाती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता जो है वोट गिना जाता है। और प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों की कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है। ध्यान रखिएगा कि प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद भी यदि प्रत्याशियों की वांछित संख्या वोटों का जो कोटा है वो नहीं प्राप्त कर पाता है
तो फिर से वहाँ पे मतगणना की जाती है, पुनः मतगणना की जाती है और ऐसे प्रत्याशियों को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं। ऐसे को क्या होता है, ऐसे प्रत्याशी जो होते हैं जिसे कि प्रथम वरीयता वाले में सबसे कम वोट प्राप्त होता है, तो ऐसे प्रत्याशी को मतगणना से क्या करता है, निकाल दिया जाता है। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मत क्या होता है, ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। आगे देखिए, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजय घोषित नहीं कर दिया जाता। आगे है, वर्तमान समय में यह संख्या जो है 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान समय में जो है संख्या कितनी है राज्यसभा की, तो 245 है और इसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। ये ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में 12 सदस्य को। ये लोग होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। शेष 233 सदस्य जो है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। सही बात है, इसीलिए राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा एक क्या है, अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद जो होता है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं आर्टिकल 83 के 1 के तहत। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष बाद क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार। आगे है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति कौन से आर्टिकल के तहत, तो अनुच्छेद 89 में है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में है। याद रखिए, पहला क्या है इसमें, पहला है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पूछता है क्वेश्चन कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यही राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। दूसरा, राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। ध्यान रखिएगा, पहला राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति जो है यह आर्टिकल 89 में है। पहला है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दूसरा है कि राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को क्या करता है, अपना उपसभापति चुनेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 90 में है। यहाँ देख लीजिए, अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। पहला है कि उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है, उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद जो है वो रिक्त कर देगा। अगर उपसभापति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा। दूसरा देखिए, दूसरा है सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र के द्वारा जो है वो अपना पद त्याग सकेगा। और तीसरा है, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की सूचना उसे कम से कम जो है 14 दिन पहले देनी होगी। कह रहा है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की सूचना जो है उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है जब सभापति या उपसभापति
जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के तहत। आर्टिकल 92 कह रहा है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प क्या हो, विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 के तहत। और मंत्रिपरिषद जो होता है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। आगे देखते हैं आगे क्या है, देख लीजिए आगे है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए यहाँ क्या है, अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर जो है अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा जो है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए संसद भवन के बारे में दिया है, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या दिया है संसद भवन के बारे में, तो यह एक वृत्ताकार भवन है। संसद भवन जो है यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन जो है आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। ये संसद भवन जो है ये वृत्ताकार भवन है और जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव जो है 1921 में 12/2/1921 को रखी गई थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है। आगे देखिए आगे क्या दिया है, केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के लिए बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 312 पूछता है कि अखिल भारतीय, बहुत बार पूछा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 312 में है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर से सुनिए कि केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम जो है 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। आगे देखिए आगे क्या है, आगे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 31 है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से। महाराष्ट्र में कितना है, तो 19 है। तमिलनाडु में 18 है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। महाराष्ट्र में उसके बाद सबसे ज़्यादा है राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। फिर तमिलनाडु में 18 है। अपना बिहार में कितना है, तो बिहार में 16 है। पश्चिम बंगाल में 16 है। कर्नाटक में 12 है। आंध्र प्रदेश में 11 है राज्यसभा सीटों की संख्या। मध्य प्रदेश में 11 है। गुजरात में भी 11 है और आंध्र प्रदेश में भी 11 है। याद रखिएगा ये तीनों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ होगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, ये हो जाएगा आपको 11। उड़ीसा में कितना है, तो 11। उड़ीसा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और राजस्थान में भी राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 10 है। उड़ीसा और राजस्थान दोनों में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 10 है। आगे देखिए आगे क्या है, आगे पढ़ लेते हैं। देख लीजिए आगे है केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। पंजाब में 7 है और असम में 7 है। पंजाब और असम में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है, राजस्थान में 9 है। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है, तेलंगाना बच रहा है। तेलंगाना में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है वो देख लीजिए। यहाँ पे तेलंगाना में 7 है। झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 है। छत्तीसगढ़ में 5 है और हरियाणा में 5 है। छत्तीसगढ़ हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या
5 है। हिमाचल में कितना है? हिमाचल में 3 है। उत्तराखंड में भी 3 है। नागालैंड यहाँ पे, उसके बाद देख लीजिए नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है, मेघालय में भी 1 है, मणिपुर में भी 1 है। देखिए यहाँ पे सब राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या 1-1 है। कहाँ कहाँ पे? तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए। तो नागालैंड में 1 है राज्यसभा सदस्यों की संख्या, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, मणिपुर में भी 1 है, त्रिपुरा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है, सिक्किम में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, उसके बाद गोवा में भी 1 है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो 1-1 की संख्या कितना में है? नागालैंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है, मिजोरम में भी 1 है, मेघालय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है, मणिपुर में भी 1 है, त्रिपुरा में भी 1 है, सिक्किम में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, गोवा में 1 है। इस सब में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 1 है। कहाँ कहाँ? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। अब फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, देख लीजिए। सबसे ज़्यादा राज्यसभा सदस्यों की संख्या कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश में। कितना है? 31। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछेगा तो महाराष्ट्र में 19 है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में भी 16 है, और कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है, गुजरात में भी 11 है, उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में 10 है। आगे देखिए केरल में कितना है? तो केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। पंजाब और असम में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। फिर से देखिए आगे यहाँ पे इधर में तेलंगाना में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो तेलंगाना में 7 है। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। छत्तीसगढ़ में और हरियाणा में 5-5 है। छत्तीसगढ़ हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी 3 है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। उसके बाद नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा सब में कितना है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। चलिए अब आगे देखिए, संघीय क्षेत्र भी देख लेते हैं। संघीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में कितना है? राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। पुडुचेरी में 1 है। संघीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में 4, पुडुचेरी में 1 और दिल्ली में 3 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वो कौन थे? श्री SV कृष्णमूर्ति राव। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है लोगों का। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जो है वो कौन थे? श्री SV कृष्णमूर्ति राव। श्री SV कृष्णमूर्ति राव जो है ये राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। आगे देखते हैं। आगे देखिए, धन विधेयक जो है, धन विधेयक राज्यसभा में, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 के 1 के तहत जो है धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशों करने का अधिकार है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा जो है वो बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो उसे पारित समझा जाता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। उसके बाद इसके लिए राज्यसभा को कितने दिन का समय दिया जाता है? तो राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर इतने समय में वो पास कर देता है तो ठीक है, 14 दिन का समय मिलता है। इस समय में विधेयक अगर वापस नहीं होता है तो उसे क्या समझा जाता है? पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और ना ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। राज्यसभा जो है वो धन विधेयक में ना तो उसको अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें धन विधेयक में कोई संशोधन कर सकती है राज्यसभा। आगे देखिए, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राष्ट्रपति जो है वो वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है और राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए कि राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच कितने माह का से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए, राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था?
3 अप्रैल 1952 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। और इसकी पहली बैठक कब किया गया था, तो 13 मई 1952। बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि राज्यसभा के पहली बार गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952 को। और इसकी पहली बैठक कब हुआ, देखिए गठन और बैठक में अंतर है। तो राज्यसभा की पहली बार गठन हुआ था 1952 में, 3 अप्रैल 1952 में। और पहली बैठक जो हुआ था वो 13 मई 1952 को पहली बार बैठक हुआ था। आगे नोट में क्या दिया है देख लीजिए। नोट में कुछ दिया हुआ है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, किसका, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का। क्या नहीं है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, किसका, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। तो आज हम लोग राज्यसभा के बारे में डिस्कस किए, राज्यसभा को अच्छे से पढ़े और आज का वीडियो यहीं तक बना रहे हैं। बाकी कल इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, क्योंकि राज्यसभा जहाँ तक था हम पढ़ दिए, लोकसभा थोड़ा सा इससे कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ना होगा, उसमें बहुत चीज़ दिया हुआ है लोकसभा के बारे में। तो हम लोग एक उसका फ्रेश वीडियो कल पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, पूरा चैप्टर ही कल समाप्त हो जाएगा। तो इसको अच्छे से राज्यसभा को आज आप लोग पढ़िए, फिर कल का जो वीडियो होगा वो लोकसभा का होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में लोकसभा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तो बने रहिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह मेरे लुसेंट सीरीज में जुड़ के लुसेंट आसानी से पढ़े, याद करें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में लोकसभा में।